नमस्कार दोस्तों, पेश है एक साइंस फिक्शन थ्रिलर कहानी जिसका शीर्षक है प्राण पिशाच। एक कॉरपोरेट कंपनी, सिंघानिया ब्रदर्स। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, भव्य इमारतें बनाना उनका काम। आज एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन होने जा रहा है। 7 वर्षों के प्रयास से एक 10 मंजिला इमारत शहर के पूर्व दिशा में बना। उसके अपार्टमेंट पहले ही बिक चुके थे, बस उसमें शिफ्ट होना बाकी था। हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ करने के बाद उस इमारत का फीता एक लोकल नेता से कटवाई गई और वहां लोगों को उनके अपार्टमेंट की चाबियां दी गईं। लोग दूसरे दिन से उसमें शिफ्ट होने लगे। लोगों को शिफ्ट होते होते 1 महीना हो गया। उस इमारत में एक बड़ा कैंपस भी है जिसमें बाग, प्लेग्राउंड और बच्चों के लिए किड्स पार्क भी मौजूद है। भाग 1 वर्ष बाद उस बहुमंजिला इमारत के कैंपस में एक सामूहिक मिलन भोज का आयोजन हुआ ताकि अपार्टमेंट में रहने वाले लोग एक दूसरे से मेल मिलाप कर सकें। शाम के 8 बज रहे थे। जवान लड़के जो बेरोजगार थे या रोजगार की कोशिश में लगे थे वहां विधि व्यवस्था देख रहे थे। वहां अधिकतर गवर्नमेंट जॉब वाले थे। जो ड्रिंक करते थे उनके लिए अलग व्यवस्था थी। महिलाएं महिलाओं के साथ व्यस्त थीं और बच्चे किड्स वाले पार्क में खेल रहे थे। रात के 10 बजने को थे। वहां इमारत के कैंपस में सभी एंजॉय कर रहे थे। अचानक किड्स प्लेग्राउंड से बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। सभी दौड़ पड़े उस ओर। वहां पहुंचे, देखा 4 बच्चे बेहोश पड़े हैं। उन्हें होश में लाने को कोशिशें हुई, सभी नाकाम रहे। फौरन एम्बुलेंस बुलाया गया। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। थक हार कर डॉक्टरों ने उनके कोमा में चले जाने की बात कही। भाग 2 10 वर्ष बाद दोपहर का समय एक 24 वर्षीय युवक कॉलेज से अपने बाइक में घर पहुंचा। आते ही अपने कमरे में चला गया। उसकी माँ जो बरामदे में बैठी हुई थी उसने ध्यान नहीं दिया, वो कहीं और खोई हुई थी। वह युवक कुछ देर बाद अपने कमरे से निकला, रसोई की ओर गया और खाना निकाल खाने लगा। खाना खाने के बाद वो हाथों में क्रिकेट बैट पकड़ फिर बाहर चला गया। उसकी माँ अब भी गुमसुम थी, उस पर ध्यान नहीं दी। थोड़ी देर बाद एक कामवाली उस घर में आई। उसने उस महिला को नमस्ते किया, पर उस महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने काम में लग गई। शाम हो रही थी। एक अधेड़ व्यक्ति कार चलाते हुए पहुंचा। उसने अपनी कार गराज में लगाई और घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने आते ही कामवाली से पूछा, विकास आया क्या? नहीं साहेब, नहीं आया है, उस कामवाली जो रसोई में थी जवाब दी। ममता को तुमने सुला दिया है ना? उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने फिर पूछा। हाँ साहेब, मैडम अपने कमरे में सो रही हैं, उस कामवाली ने जवाब दिया। वो व्यक्ति निश्चिंत होकर एक कमरे में दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद कपड़े बदल बाहर बरामदे में बैठ गया। भाग 3 रात के 8 बजे होंगे। एक स्कूटी सड़क पर तेज गति से चली जा रही है। वो कोई युवती है, सर में हेलमेट, टी-शर्ट और जीन्स पहने। लगता है उसे कहीं पहुंचने की जल्दी है। उसी सड़क के आगे बाएं किनारे पर एक छोटा रेस्टोरेंट है। उसमें एक और युवती बैठी कॉफी पी रही है। उसकी नजरें अपने मोबाइल क्लॉक पर टिकी हुई हैं। थोड़ी देर बाद एक स्कूटी उस छोटे रेस्टोरेंट के बाहर रुकी। स्कूटी वाली युवती ने हॉर्न बजाया। रेस्टोरेंट में बैठी युवती झट से निकली। वो स्कूटी में बैठी। स्कूटी स्टार्ट हुआ। दोनों सड़क में आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद एक सुनसान जगह जहां कोई भी मकान या कोई इंसान नहीं था, वहां वह स्कूटी रुकी। सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट जल रही थी। वहीं कुछ आवारा कुत्ते लेटे हुए थे। वे दोनों युवतियां वहीं खड़े होकर कुछ बातें करने लगी। तुम्हें पक्का यकीन है वे आज यहाँ आएंगे? पहली युवती ने दूसरी युवती से प्रश्न किया। हाँ, यहीं पर उन्होंने मिलने को कहा था, दूसरी युवती ने उत्तर दिया। क्या वे हमारी मदद करेंगे? पहली युवती ने फिर प्रश्न किया। हाँ, उन्होंने कहा था, दूसरी युवती ने उत्तर दिया। फिर दोनों खामोश हो जाती हैं। वे किसी के इंतजार में वहीं सड़क किनारे एक बेंच पर बैठ जाती हैं। भाग 4 रात का समय। एक पुराना घर, उस घर का एक कमरा, उसमें एक शख्स लकड़ी की कुर्सी पर बैठा एक पुरानी किताब पढ़ रहा था या शायद उनमें कुछ ढूंढ रहा था। उसने अपनी घड़ी देखी। 9 बजने में अभी कुछ मिनट शेष थे। वो अपनी हैट पहने उस पुराने घर से निकला। उस घर के नेम प्लेट पर कुछ लिखा हुआ था, दांडे निवास, और उसके नीचे लिखा था पारा साइकोलॉजिस्ट। वो शख्स उस घर से पैदल ही आगे बढ़ने लगा। उस वक्त आसपास मौजूद घरों के लोग सोने की तैयारी कर रहे होंगे। वो चुपचाप आगे बढ़ता चला गया। वो गलियों से निकलकर एक मुख्य मार्ग में पहुंचा। फिर उस मुख्य मार्ग में आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक सुनसान जगह, सड़क किनारे एक स्कूटी खड़ी थी। वहीं बेंच पर 2 युवतियां भी बैठी हुई थीं। वो शख्स उन दोनों के पास जाकर खुद भी बैठ गया। वह शख्स एक पारा साइकोलॉजिस्ट है।
उसकी उम्र करीब 40 वर्ष रही होगी। उसका नाम करमठ दांडे है, वो एक प्रोफेसर है। पहली युवती एक कॉलेज छात्रा है और उसका नाम पल्लवी मेहता है। दूसरी उसकी फ्रेंड कोइना सिंह है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। भाग 5। आज से 10 वर्ष पूर्व उस सिंघानिया ब्रदर्स के बनाए इमारत के कैंपस में घटी घटना। 4 हम उम्र बच्चे जो अचानक बेहोश हो गए थे, जिन्हें डॉक्टरों ने कोमा में चले जाने की बात कही थी। उनमें से एक बच्चा जिसका नाम आदित्य था, पल्लवी उसकी बड़ी बहन है। वो अपने होश संभालते ही उस घटना के कारणों की खोजबीन में जुटी हुई है। आज उस रहस्यमय घटना ने उसे प्रोफेसर करमठ दांडे के पास पहुंचाया है। करमठ दांडे जो एक पारा साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पिता भी इस रहस्य को सुलझाते सुलझाते अचानक गायब हो गए। इस तरह बच्चों के अचानक बेहोश और कोमा में चले जाने की वो पहली घटना नहीं थी। उससे पहले भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी थीं। और हर 13 वर्ष के अंतराल में घटने वाली वह घटना कोई प्राकृतिक हादसा नहीं, इसके पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ था। उसी रहस्य को जानने की कोशिश में पल्लवी, कोइना और प्रोफेसर करमठ दांडे, जिन्हें वक्त ने एक मंच पर एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। 10 वर्ष बीत चुके थे उस घटना के और तीसरे वर्ष बाद फिर से घटने वाली थी। भाग 6। दोपहर का समय। शहर का एक न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर। वो 24 वर्षीय युवक जिसका जिक्र भाग 2 में किया गया है, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ वहां पहुंचा। तकरीबन 10 वर्षों से वे लगातार उस साइकेट्रिक सेंटर में आ रहे हैं। वहीं एक कमरे में कोमा में गए बच्चों को निगरानी में रखा गया है। समय के साथ अब वे किशोर अवस्था में पहुंच गए हैं। मेडिकल साइंस अभी तक उन बच्चों के इस हालत का पता नहीं लगा पाई है। उनके जांच की हर रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल रहती है। एक चलते फिरते मानव की जांच रिपोर्ट गड़बड़ हो सकती है। वे डॉक्टर चंद्रसी मेनन के देखरेख में हैं, जो एक साइकेट्रिक भी हैं। वो युवक उस अधेड़ व्यक्ति के साथ डॉक्टर चंद्रसी मेनन के केबिन में दाखिल हुआ। उन्हें देखते ही डॉक्टर मेनन बोले, आइए आइए मिस्टर पाठक जी बैठिए। तुम भी बैठो विकास। उस युवक का नाम विकास है और वो अधेड़ व्यक्ति उसके पिता। वे दोनों बैठ जाते हैं। डॉक्टर मेनन उनसे आगे पूछते हैं, आपकी मिसेज की हालत कैसी है पाठक जी? ठीक ही है डॉक्टर साहब, पाठक जी उत्तर देते हैं। उनको गहरी ठेस पहुंची है उस घटना से। उन्हें ठीक होने में समय लगेगा। डॉक्टर मेनन उन्हें बताते हैं। राजू की इस बीमारी के बारे में कुछ पता चला डॉक्टर साहब? पाठक जी फिर प्रश्न करते हैं। नहीं नहीं पाठक जी, हम प्रयासरत हैं, हम भी चाहते हैं उन्हें होश आ जाए। डॉक्टर मेनन उसका जवाब देते हैं। उस घटना में पाठक जी का छोटा बेटा राजू भी था। वह भी 10 वर्षों से गहरी निद्रा में सोया हुआ है। भाग 7। हरदा मध्य प्रदेश में बसा एक छोटा शहर। उसी शहर में आज एक लंबे अरसे से बीमार वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिनों बाद उसकी विधवा पत्नी उसके कमरे की साफ सफाई करने लगी। तभी उसकी नजर एक पुराने छोटे संदूक पर पड़ी। उसमें एक छोटा ताला लगा हुआ था। वो उस संदूक को झाड़ पोंछ कर बाहर बरामदे में ले आई। उसने उस संदूक का ताला तोड़ दिया। उसमें एक कंपास, एक जंग लगी खंजर और नीचे दबी एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में नाम पता सब कुछ लिखा हुआ था। उसने कुछ पृष्ठ पढ़े, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने उन वस्तुओं को फिर से उसी संदूक में रखा और अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद उसके बेटे बहू जो भोपाल में रहते हैं, उस वृद्ध महिला को भी अपने साथ भोपाल ले जाने लगे। लेकिन जाने से पहले उसे उस छोटी संदूक का अचानक ख्याल आया। कुछ देर बाद वो उस संदूक को पकड़े एक कुरियर कंपनी के ऑफिस में चली गई। वहाँ लिखे नाम पते पर उस संदूक को उसने पोस्ट कर दिया। भाग 8। कुछ दिनों बाद विकास और उसके कुछ दोस्त नैनीताल पहुंचे हैं। यहाँ उनका क्रिकेट मैच होने वाला है। यहाँ उनके एक फ्रेंड नरेन बाघमारे का छोटा सा फार्म हाउस है। वे सभी रात में वहीं रुकते हैं। सुबह होती है, सभी तैयार होते हैं और बाहर फील्ड में क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस करने लगते हैं। नरेन भी उनके साथ टीम में था। विकास बॉलिंग कर रहा होता है, नरेन बैटिंग करता है। उसने एक जोरदार बाउंस फेंका। नरेन बैट घुमाता है। बॉल हवा में उछली और एक छप्पर के बने पुराने मकान में चली गई। विकास भागता हुआ उस छप्पर वाले मकान में दाखिल हुआ। वहाँ बहुत सी पुरानी टूटी फूटी वस्तुएं रखी गई थीं। उसे बॉल मिली, उसने बॉल उठाई और बाहर जाने लगा, पर उसकी नजरें ठिठक गईं। एक तस्वीर, बहुत पुरानी तस्वीर जिसे हाथ से कभी बनाया गया होगा। तभी नरेन भी भागता हुआ उस मकान में आया और पूछा, बॉल मिली क्या? विकास ने उत्तर दिया, हाँ हाँ मिल गई, मैं तो बस ये तस्वीर देख रहा था। नरेन भी उस तस्वीर की ओर देखा और बोला, अरे यार ये इसी का तो फार्म हाउस था जिसे पापा ने 10 साल पहले खरीदी थी। चलो प्रैक्टिस नहीं करनी।
दोनों उस पुरानी इमारत के बाहर साथ में निकले। भाग 9। 10 वर्ष पहले घटी उस घटना ने कईयों की जिंदगी बदल दी। उनमें से एक प्रोफेसर कर्मठ दांडे भी हैं, जो उन मूर्छित बच्चों के रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगा है और साथ में खुद के पिता की भी तलाश जारी है। दोपहर का वक्त प्रोफेसर कर्मठ दांडे अपने आवास में अपने पिता के पुराने नोट्स देख रहा था, पर उन नोट्स में उसे कुछ भी ना मिला। 10 वर्ष पहले वो जहाँ था, आज भी वहीं है। वो आंखें बंद कर अपने पिता को याद करता है और मन में बुदबुदाता है, मेरी मदद करें पिताजी, कुछ तो सुराग दें। तभी उसके कानों में डोर बेल बजने की आवाज आती है। वो द्वार खोलता है। सामने कुरियर वाला लड़का खड़ा होता है। वो पूछता है, मिस्टर कालीचरण दांडे आप ही हैं? प्रोफेसर अपने पिता का नाम सुन सोच में पड़ जाता है। उनको कोई कुरियर क्यों भेजेगा? प्रोफेसर की ओर से कोई रिएक्शन ना पाकर कुरियर वाला फिर पूछता है, आप ही हैं कालीचरण दांडे? हाँ हाँ, क्या है? प्रोफेसर कर्मठ दांडे झंपते हुए उत्तर देता है। आपका पार्सल है सर, यहाँ साइन कर दीजिए, कुरियर वाला कहता है। प्रोफेसर साइन करता है, पार्सल लेता है और वापस घर के अंदर बंद हो जाता है। पार्सल खोलता है, उसमें वही छोटी संदूक थी जो उसके पिता की थी। उसने संदूक खोली। उसमें दिशा सूचक यंत्र, खंजर और एक डायरी, जिसके कवर में उसके पिता का नाम लिखा हुआ था, कालीचरण दांडे, और उनका एड्रेस भी। वो पढ़ना शुरू करता है। उसकी आंखों में चमक आने लगती है। भाग 10। विकास और उसके दोस्त नैनीताल से वापस शहर लौट आते हैं। विकास अपने रोजमर्रा के कार्यों में लग जाता है, लेकिन वहां मौजूद वो तस्वीर उसके ज़हन में बार बार हिलोरे मारने लगती है। उसे कहीं तो देखा है, खासकर उसकी आंखें, गहरी काली आंखें। कुछ दिनों बाद शहर में एक नए मॉल का उद्घाटन होता है। विकास भी नरेन के साथ उस उद्घाटन समारोह में शामिल होता है। वहां एक शख्स पर उसकी नजरें टिक जाती है, जिसकी शक्ल हूबहू उस तस्वीर वाले शख्स से मिल रही थी। वो नरेन से पूछता है, ये तो वही है ना जिसकी तस्वीर हमने तुम्हारे फार्म हाउस में देखी थी? नरेन उसे बताता है, नहीं यार, वो मिस्टर श्यामलाल थे, उनके पिता, जिनका निधन हो गया। ये उनके पुत्र अनिमेश जी हैं, जो अमेरिका से आज सुबह ही आए हैं। उन्हीं का मॉल है ये। विकास सोच में पड़ जाता है। उस शख्स को उसने पहले भी कहीं तो देखा है। भाग 11। इधर प्रोफेसर कर्मठ दांडे अपने आवास में, साथ में पल्लवी और कोई ना भी हैं। प्रोफेसर उन्हें बताता है, मेरे पिता हमेशा से पारलौकिक चीजों पर रिसर्च करते रहे हैं। उनकी ये डायरी आखिरी रिसर्च की कहानी बयां करती है। आज से 26 वर्ष पहले उनको बच्चों का इस तरह कोमा में चले जाने की एक खबर मिली। वे अपने एक साथी के साथ इस गुत्थी को सुलझाने में लग गए, तो उन्हें किसी प्राचीन जीव के बारे में पता चला जो खुद को अमर बनाने के लिए बच्चों की प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। उन्होंने उस प्राण पिशाच को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसे वे ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि वो हमारी इस दुनिया में छद्म वेश में रहता है। वो कोई भी हो सकता है, और ये दिशा सूचक यंत्र ही हमारी आखिरी उम्मीद है। उस डायरी में लिखी हुई है कि जिस दिन वो प्राण ऊर्जा सोखेगा, ये कंपास खुद एक्टिव हो जाएगी, और ये खंजर ही उसे मिटा सकता है, जिसका निर्माण किसी अनजान धातु से की गई है। भाग 12। विकास उस शख्स को भूल नहीं पा रहा था। एक दिन उसकी माँ बरामदे में बैठी पुराने फोटोग्राफ्स देख रही होती है, जिसमें उनके छोटे बेटे की तस्वीरें थीं, और उस वक्त की भी जब वे अपार्टमेंट्स में रहते थे। विकास भी वहीं बैठा था। अचानक उसकी नजर 10 वर्ष पहले उसके द्वार खींची गई एक तस्वीर पर पड़ी। आज से 10 वर्ष पहले विकास के पापा उसे एक कैमरा गिफ्ट किए थे। उस कैमरे से उस दिन वो फोटोग्राफी कर रहा था। उसका भाई अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेल रहा था। विकास कोई 14 वर्ष का होगा। उसने अपने भाई की तस्वीर ली। उसी तस्वीर में ठीक कुछ दूर एक बेंच पर एक शख्स बैठा था, जो उन्हें देख रहा था। उस तस्वीर को देखते हैं उसके दिमाग में हलचल होने लगी। उसे सब याद आ गया। वो सोच में पड़ गया, ये शख्स इतना अमीर है, फिर उस दिन वो वहाँ क्या कर रहा था? उस दिन से विकास उस शख्स के बारे में जानकारियां जुटाने में लग जाता है, क्योंकि उसे लगने लगा था उसके भाई के साथ घटने वाली घटना का संबंध उस शख्स से हो सकता है। भाग 13। आज से 600 वर्ष पूर्व, रात का समय, एक गांव जो उत्तराखंड की वादियों में बसी थी, चारों ओर खेत खलिहानों से घिरी हुई, अधिकतर किसान वर्ग के लोग, पास ही एक बड़ा मक्के का खेत, साफ आसमान और टिमटिमाते तारे। अचानक आसमान में एक नीले रंग की रोशनी दिखी जो उस गांव की ओर आती हुई प्रतीत हुई। वो खेत के ऊपर मंडराने लगी। वहां आसपास के इलाके रोशनी से नहा गए। गांव वासी गहरी निद्रा में थे। वो प्रकाश पुंज मक्के के खेत में गिरी।
उसका आकार एक क्रिकेट बॉल जितना था, लेकिन उसमें से ऊर्जा निकल रही थी जो प्रकाश बनकर वातावरण में फैली हुई थी। उस बॉल रूपी आकार से एक प्रकाश पुंज निकली। अपने धातुई खोल का त्याग कर वो प्रकाश पुंज उस गांव की ओर लुढ़कता हुआ चल पड़ा। बाहर कुछ बूढ़े व्यक्ति सोए हुए थे। वो प्रकाश पुंज उन बूढ़े व्यक्तियों के शरीर से ऊर्जा सोखने की कोशिश करने लगा, पर कामयाब नहीं हो पाया। फिर आगे बढ़ा। वहाँ कुछ बच्चे सोए हुए थे। वो उनको स्पर्श करता है, वो उनकी ऊर्जा सोखने लगता है। वो आकार लेने लगता है, एक मानव आकार। पूरी तरह एक जवान शरीर पाने के बाद वहाँ से चला जाता है, पता नहीं कहाँ। भाग 14। 3 वर्ष बाद, नवरात्रि के 9 दिन बाद आज विजयदशमी की रात थी। शहर के एक बड़े मैदान में रावण का पुतला बनाया गया था। उसके दहन में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद थी। प्रोफेसर करमठ दांडे के पास मौजूद दिशा सूचक यंत्र अचानक जगमगा उठा। उसने पल्लवी और कोयना को फोन पर इसकी सूचना दी। कुछ देर बाद वे तीनों एक रेस्टोरेंट में इकट्ठे हो गए। प्रोफेसर ने उन्हें बताया वो आज रात को शिकार पर निकलेगा। इस कंपास में हलचल हो रही है, पर ये दिशा नहीं बता रही है। हमें तैयार रहना है। वे तैयार थे। रात के 8 बज रहे थे। एक पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे। वहीं कुछ दूरी पर एक शख्स बैठा हुआ था। बहुत देर से उन्हें देख रहा था। वो उठा, उसके हाथ से रोशनी जैसी लहर निकलने लगी। वो बच्चों के पास पहुंचने वाला ही था कि उसके सामने प्रोफेसर दांडे दीवार की तरह खड़ा हो गया। वो आगे बढ़ा, प्रोफेसर के ऊपर ऊर्जा का जोरदार वार किया। प्रोफेसर दूर जा गिरा। तभी पल्लवी हाथों में खंजर लिए उसकी ओर बढ़ी। उस शख्स ने पल्लवी की गर्दन पकड़ लिया। कोयना भी भागती आई और अपने हाथों में पकड़े डंडे से उस पर वार करने लगी। उस शख्स के शरीर से ऊर्जा निकली। कोयना उस ऊर्जा से घिर गई। प्रोफेसर फिर उठे, उसकी तरफ दौड़े, लेकिन उस शख्स ने दूसरे हाथ से उसे भी दबोच लिया। पल्लवी के हाथों से वो खंजर नीचे गिर पड़ी। वो तीनों की प्राण ऊर्जा सोखने लगा। वे बेबस होकर तड़पने लगे। उन्हें उस चेतना सोखी प्राणी की यादें दिखने लगी। प्रोफेसर को उस प्राणी और उसके पिता के बीच हुई लड़ाई की परछाई दिखने लगी। कुछ दूरी पर अंधेरे में झाड़ियों के पीछे एक साया उन्हें देख रहा था। उसने हिम्मत किया, झाड़ियों से बाहर निकला, धीरे धीरे उनकी ओर आया, खंजर उठाया और उस प्राणी के सीने में घोंप दिया। चारों तरफ एक रोशनी का विस्फोट हुआ। वे चारों दूर छिटक गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने आप को संभाला। वो साया और कोई नहीं, विकास था, जो उस मानव रूपी प्राणी के पीछे पड़ा हुआ था। विकास और पल्लवी का फोन बजने लगा, जो उनके पेरेंट्स का था। वे बता रहे थे वे साइकेट्रिक सेंटर जा रहे हैं, उनके भाई कोमा से बाहर आ चुके हैं। इसी के साथ आज इस साइंस फिक्शन कहानी को समाप्त करता हूँ। प्रिय पाठकों, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।